हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों, प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं आप, तो वो सारे के सारे वीडियो आप इजीली देख सकते हो और आपके यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आते रहेंगे। तो कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने गाउस का जो नियम है उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इनफाइनाइट लीनियर वायर है, अनंत रेखीय जो तार है, इसके लिए दोस्तों हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, या लीनियर चार्ज कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, वो लीनियर है, रेखीय है, जिसकी लेंथ निकलती हो। ठीक है, और इसके लिए अनंत रेखीय आवेश के लिए या अनंत रेखीय आवेशित जो वस्तु है उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने दिशा का निर्धारण कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, और आज हम उसी का ही सेकंड पार्ट ले रहे हैं और इस विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण करेंगे दोस्तों। टू डिटरमाइन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के परिमाण इट मीन कोई ना कोई वैल्यू आने के लिए कोई फार्मूला हम यहाँ इजाद करेंगे, वो हम करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वही सिंपल सा है। सबसे पहले हम ये एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट हमने एक ये वायर ले लिया और ये वायर यूनिफॉर्म चार्ज्ड है, सारे के सारे आवेश जो हैं उनकी वैल्यू सेम ही है। ठीक है दोस्तों, और इसके कोई भी पॉइंट है, इससे दोस्तों आर पॉइंट पर हम आर डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट पी ले लेते हैं और इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मेज़र करेंगे। इसके लिए इसके चारों ओर हम एक सर्कल न लेकर एक यूँ सिलेंडर ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सिलेंडर से इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इजीली मेज़र किया जा सकता है। इस तरह से आपने ये एक सिलेंडर ले लिया है। ठीक है, और इस सिलेंडर के आप दोस्तों जानते हो 3 पार्ट होते हैं। इस सिलेंडर के दोस्तों कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों S1 सरफेस, S1 फेस हो गया, S1 फेस। ठीक है, ये वाला कौन सा है? अपसाइड सर्कुलर फेस। और एक ये दोस्तों बीच वाला हो गया S2 फेस। ये वाला हो जाएगा दोस्तों आपके बीच वाला जो है वो कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड फेस इसको हम कह देंगे। और ये जो नीचे वाला है दोस्तों ये हो जाएगा S3 फेस। S3 इसको हम सरफेस भी कह सकते हैं। S3 पृष्ठ, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ। तो ये जो नीचे वाला है दोस्तों, जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, ये आपके हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, सर्कुलर फेस डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। अब हम दोस्तों इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए गॉस लॉ यूज में लेंगे। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, आप जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक एरिया। ठीक है, जो भी सरफेस है उस पर जो एरिया आप लेंगे उसकी डायरेक्शन। तो आपने प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों उसकी डायरेक्शन ऑलवेज जो वायर है, जो भी लीनियर है, जो भी आपके पास बॉडी है उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और अलोंग द डायरेक्शन ये मान लीजिए OP, ये E वेक्टर हो जाता है।
क्लियर दोस्तों? तो ये जो 3 सरफेस हैं, 3 जो फेसेस हैं, इन तीनों के लिए ही हम ले रहे हैं लाइक दिस। हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए ये बुक है और ये इसको हमने गोल करके सिलेंडर बना दिया, तो सिलेंडर बना दिया, ये बीच वाला कर्व्ड पाथ हो गया, ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर पाथ की यदि हम ऊपर वाले जो ये सरफेस है इसका एरिया हम लें, तो एरिया की यदि हम एरिया की डायरेक्शन लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है जो भी सरफेस है। तो दोस्तों ये हो जाएगी ऊपर की तरफ ds वेक्टर, ये वाली जो सरफेस है डाउनवर्ड इसकी भी हो जाएगी नीचे की तरफ, और इसमें जो ये जिधर भी आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में ही आपके सरफेस के आधार पर एरिया की डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इसमें जो ये इस तरह से वायर ले रहे हैं इस वायर के परपेंडिकुलर होगी, और जो एरिया की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो हमने ये तीनों पार्ट में इस तरह से ले लिया है। अब गॉस लॉ को यूज में ले लेते हैं। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ आप जानते हो दोस्तों, होता है फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई ई की जगह फाई भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और ये जो फाई है दोस्तों ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और सिग्मा क्यू ये जितने भी चार्जेस हैं इन चार्जेस को हम q कह देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसके बारे में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो भी ये डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में हमने क्या लिखेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। आप इन ऑन वर्ड्स में अपने शब्दों में आप लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण करने के लिए हम समरूप आवेशित जो चालक तार है या अचालक तार है या आवेशित तार है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए गाउसीय बेलनाकार, ठीक है, बंद सरफेस की कल्पना कर लेते हैं। तो ये गाउसीय बेलनाकार बंद पृष्ठ है। इस गाउसीय बेलनाकार बंद पृष्ठ के दोस्तों 3 भाग हैं, जिसमें ये ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार भाग और नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ये हो गया ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वृत्ताकार भाग, और ये जो बीच वाला है ये कर्व्ड जो भाग है, जो कर्व्ड फेस है, यानी कि वक्रीय भाग होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम विद्युत फ्लक्स लेंगे, और विद्युत फ्लक्स के लिए हम गॉस के जो नियम है उस गॉस के नियम को काम में ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी टेक ए गॉसियन सरफेस अराउंड ए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज्ड, ठीक है, एंड दिस गॉसियन सरफेस लाइक एज ए सिलेंडर, ठीक है, एंड इट्स हैज़ द 3 पार्ट, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट अपर साइड सर्कुलर फेस एंड डाउन साइड, ठीक है, डाउनवर्ड सर्कुलर फेस, एंड इन दोनों के जो बीच में है वो है कर्व्ड फेस। नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी टेक द गॉसियन लॉ एंड आल्सो यूज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोस्तों इसमें ये जो आप देख रहे हो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये दोस्तों 3 भागों में डिवाइडेड हो गया, तो इसलिए भी हम इसको 3 भागों में ले लेते हैं। ये हो जाता है दोस्तों ES1, और इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा EDS cos θ1, ठीक है। ये आप जानते हो EDS यानी आपके स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में E और DS का cos θ आता है, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों S2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा EDS cos θ2, ठीक है। ये कर्व्ड के लिए हो गया, S2 सरफेस के लिए हो गया S2। और दोस्तों
S3 के लिए हो जाएगा EDS cos थीटा 3 और इक्वल में है Q अपॉन अपसाइलन नॉट। बाद में भी लिख सकते हो Q अपॉन अपसाइलन नॉट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप मेजर कर सकते हो, विद्युत फ्लक्स आप निकाल सकते हो, उसके बाद में भी आप फार्मूला जो है गॉसियन लॉ का उसमें यूज भी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर ये देखिए आप अलग अलग हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं S1 पृष्ठ के लिए, जो कि कौन सी है, S1 पृष्ठ है दोस्तों अपवार्ड सर्कुलर फेस, ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्ताकार भाग। तो S1 पृष्ठ के लिए दोस्तों, या फॉर द S1 सरफेस सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा 1 आ जाएगा। ये आप एंगल देख रहे हो दोस्तों कितना आ गया, 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार S2 पृष्ठ के लिए ले लीजिए, यानी कि कर्व्ड फेस, वक्रीय भाग के लिए। इसके लिए दोस्तों आप देख रहे हो थीटा 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दोस्तों ये तो हो गया cos 90 0 और ये हो गया दोस्तों cos 0 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेम यही है S3 पृष्ठ के लिए। S3 पृष्ठ के लिए वही आप लिख सकते हो, डाउनवर्ड सर्कुलर फेस, ठीक है, पूरा नाम मैं लिख के शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ वर्ताकार पृष्ठ, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो S3 पृष्ठ के लिए। तो दोस्तों ये आ जाएगा थीटा 3 इक्वल्स टू अगेन ये दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 हो गया 0। तो आप देख रहे हो दोस्तों पहले वाला और तीसरे वाला, यानी कि जो सर्कुलर फेस है, सर्कुलर पाथ है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 0 आती है। केवल बीच वाला जो भाग है वो वाला बच जाएगा, और क्योंकि इसी के अंदर से ही सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो पास हो रहे हैं और परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, तो ये S2E ds इक्वल्स टू Q अपॉन अपसाइलन नॉट। क्लियर दोस्तों, थीटा 2 ये रहा, cos थीटा 1 ले लिया। तो दोस्तों E को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एरिया आप शायद जानते हो, एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर होता है दोस्तों, ये मान लीजिए R है, ठीक है, इसका जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर फेस है, उसकी रेडियस, और लेंथ मान लीजिए दोस्तों L है, लेंथ L है। तो ये होता है दोस्तों ऊपर वाला भाग का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भाग का एरिया दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और बीच वाले का होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इस तरह से दोस्तों ये बनता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एल आ गया। ये दोस्तों एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है। बट हमको यहाँ ये दोनों के दोनों यूज में नहीं लेने हैं, नहीं लेने ना, केवल कर्व्ड पाथ यूज में लेना है, यानी ये वाला काम में लेना है। तो दोस्तों यही हो जाएगा ds। ds क्या है? वक्रीय भाग का क्षेत्रफल, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, मान लीजिए सिलेंडर की लेंथ एल हो, तो दोस्तों ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वस टू, इसकी जगह रख दिया Q अपॉन अपसाइलन नॉट। तो दोस्तों ये आ गया E इक्वस टू Q अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट, ठीक है। और ये दोस्तों R आ गया और ये L आ गया। क्लियर? ये आपके आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो इतना बड़ा आपने बेलन लिया है,
और ये आवेश बच गए दोस्तों, क्या करें क्या करें, इन आवेशों को इसके अंदर कैसे, ये जो चार्जेस जो आउटसाइड बच गए, इन आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो तो मेजर नहीं हुई, वो तो सभी के लिए एक जैसी नहीं हुई। तब हम दोस्तों यहाँ हम इसके लिए ये Q/L को हम दोस्तों कह देते हैं लैम्डा, और लैम्डा 2πε0 × r, ये आपके आंसर आ जाता है। और लैम्डा क्या है दोस्तों, लैम्डा है दोस्तों लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है दोस्तों Q/L, आवेश बटे लंबाई। क्लियर दोस्तों, Q/L। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, ठीक है, R कम ज़्यादा हो, और किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। अब लैम्डा देखिए दोस्तों, Q यदि ज़्यादा है तो L भी ज़्यादा होगी, Q यदि कम है तो L भी कम होगी। यदि L इतना लिया है तो इसमें ये Q है, ज़्यादा ले लेंगे तो ज़्यादा आ जाए। इट मीन जो रेशियो है Q/L का वो लैम्डा है, वो लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये लैम्डा तो फिक्स हो गया, यदि आप छोटा बेलन लो या फिर बड़ा बेलन लो। क्लियर, यदि बड़ा सिलेंडर लेते हो या छोटा सिलेंडर लेते हो। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है E = λ/2πε0 × r। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पॉज करके लिखिए, इसको मैं अब मिटाता हूं। हाँ तो दोस्तों, ये नीचे आपका आंसर आया है E = λ/2πε0 × r। क्लियर, × r। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको यदि मैं k बनाता हूं तो 2 से अंश और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4πε0 r आ जाएगा, और 1/4πε0 दोस्तों ये जानते हो 2k λ/r, ये भी फॉर्मूला बन जाता है, एक जनरल फार्मूला होता है। तो लैम्डा तो दोस्तों फिक्स है, k की वैल्यू भी आप जानते हो 1/4πε0। तो जो ये 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो E जो है दोस्तों वो इन्वर्स हो जाता है R के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम इनवर्स, बिकम नाम यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। बिकम इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यदि हम E और R में ग्राफ खींचेंगे तो कहने का अर्थ ये है, यदि ये P पॉइंट यहाँ न लेकर हमने इसको काफ़ी दूरी पर ले लिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, अदरवाइज ये बढ़ती जाएगी। तो यूँ इस तरह से आपके हाइपरबोलिक कर्व, अति परवलयाकार वक्र, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व। तो आई होप दोस्तों सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कोई भी बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसके किसी तरह की समस्या है, वो इन वीडियो के माध्यम से आसानी से पढ़ सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।